प्यारे विद्यार्थियों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसके भाग 1 में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में और आगामी अध्ययन करेंगे। इस योजना के बारे में हमारे तत्कालीन नेताओं के क्या विचार थे, इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य थे, आदि आदि। प्रधानमंत्री तथा आयोजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 7 मई 1952 को विकास आयुक्तों के सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था कि सामुदायिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रत्येक अधिकारी को जनता के बीच भाईचारे की भावना से कार्य करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि परियोजनाओं को इस ढंग से क्रियान्वित किया जाए कि जनता की कल्पना को प्रज्वलित और आकृष्ट कर सकें। हमारे देश में प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास ये दोनों पद थे। जो प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। 7 मई 1952 को उन्होंने जो भाषण दिया था विकास आयुक्तों के सम्मेलन में, उसके शब्द निम्न प्रकार थे। दूसरों को केवल सलाह देने के बजाय काम को स्वयं करो और वस्तुतः काम करने वाले लाखों स्त्री पुरुषों में साझेदारी की और सहयोगमूलक क्रिया की भावना उत्पन्न करो, तभी सामुदायिक कार्यक्रम सफल हो सकेगा। यदि आप ये समझते हैं कि आपका काम एक बड़े कार्यालय में बैठना और आदेश जारी करना है तो आप इस कार्य के लिए नितांत अनुपयुक्त हैं। अच्छा हो आप कहीं अन्यत्र चले जाएं और कोई दूसरा काम ढूंढ लें। चाहे कोई विकास आयुक्त हो और चाहे प्रशासक, उसे फावड़ा हाथ में लेना और खुदाई करना है। यदि इस परियोजना से संबद्ध कोई अधिकारी अपने कार्यालय में बैठा रहता है तो वह प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हम जो योजना लागू करने जा रहे हैं और उस योजना को लागू करने वाले जो अधिकारी हैं, उनका काम ऑफिस में बैठकर आदेश देना नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर जाकर कार्य की निगरानी करना, कार्य को समझाना भी है। इस सम्मेलन के बाद में एक उप समिति नियुक्त की गई जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विकास आयुक्त तथा केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि सम्मिलित था। उसको निम्न मामलों के संबंध में संस्तुतियां करने का काम सौंपा गया। सामुदायिक कार्यक्रमों के बजट को तैयार करने की प्रणाली, कार्यक्रम प्रशासक के समक्ष व्यय का विवरण जो प्रस्तुत किया जाए, उसके निर्माण का तरीका तथा परियोजना अधिकारियों को दी जाने वाली शक्तियों की सीमा। इस समिति की संस्तुतियों को मुख्य सम्मेलन में थोड़ी फेरबदल के साथ स्वीकार कर लिया गया। अर्थात जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में विकास आयुक्तों का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के पश्चात एक उप समिति नियुक्त की गई थी और उस उप समिति में उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विकास आयुक्त थे और केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि था। उनको कुछ निश्चित मामले सौंपे गए थे कि उन पर वो अपने सुझाव दें और उन्होंने जो सुझाव दिए उन सुझावों को थोड़ी फेरबदल के साथ स्वीकार कर लिया गया। सम्मेलन ने निर्णय किया कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य 1 सितंबर 1952 को प्रारंभ कर दिया जाए। बाद में तिथि बदलकर उसी वर्ष की 2 अक्टूबर निश्चित की गई, अर्थात 1 महीने बाद की तिथि निश्चित की गई, जिससे कार्य महात्मा गांधी के जन्मदिन से आरंभ किया जा सके। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि यह नन्हा सा बीज है जो बढ़कर एक विशाल शक्तिशाली वृक्ष बन सकेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक नन्हा सा बीज कहा था। बीज यानी कि भारत में एक नई तरीके की ये शुरुआत थी। उसी टाइम भारत देश स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र भारत में भारत की अपनी सरकार द्वारा ये पहला प्रोग्राम था जो जनता के हित के लिए तैयार किया गया था। चूँकि ये पहला प्रोग्राम था और एक छोटा प्रयास था तो इसको एक नन्हा बीज कहा गया।
जो बाद में बढ़कर एक विशाल शक्तिशाली वृक्ष बन जाएगा। उनके शब्द थे, अर्थात तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण के ये शब्द थे, भारत अधिकांशतः गांव में निवास करता है। उस प्रत्येक चीज़ का जिसका उद्देश्य गांव और उसके निवासियों का सर्वतोमुखी सुधार करना हो, स्वागत ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राज्य तथा सामान्य जनता द्वारा उसे प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी सार्वजनिक कल्याण के प्रत्येक काम को यज्ञ मानते थे, अतः यज्ञ की इस भावना से ही हमें काम हाथ में लेना और पूरा करना है। मैं केवल आशा और प्रार्थना कर सकता हूं कि इस कार्य में सरकार और जनता कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति का यह कहना था कि भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है और उस प्रत्येक कार्यक्रम का, प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक क्रियाकलाप का स्वागत करना चाहिए जो गांव के निवासियों के सर्वतोमुखी सुधार के लिए बनाई जाए, लागू की जाए, क्रियान्वित की जाए। एक मौन क्रांति। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह कार्यक्रम वास्तविक, ठोस, रचनात्मक काम है जिससे शांतिपूर्ण ढंग से क्रांति आ जाएगी। सिर फोड़ने और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका वचन था कि यह शांति में मौन क्रांति प्रचंड स्वरूप की होगी। ये वास्तव में पृथ्वी को हिला देने वाली महान क्रांति होगी। ऐसा इसलिए कहा गया था कि जो कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया, उसमें 55 परियोजनाएं शामिल की गई थीं और वो 55 प्रोग्राम इस प्रकार के थे कि ग्रामीण जीवन के हर पहलू को छूते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, सामुदायिक विकास, सभी प्रकार के कार्य उसमें शामिल थे। अगर वो कार्यक्रम सही ढंग से क्रियान्वित किए जाएं तो संपूर्ण देश में यह एक क्रांति होगी, क्योंकि कार्यक्रमों के समापन के बाद या संपन्न होने के बाद में उनका जो प्रभाव नज़र आएगा वो चमत्कारिक प्रकार के प्रभाव होंगे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये शांतिपूर्ण ढंग की क्रांति है, इसमें सिर फोड़ने और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम के उद्देश्य। सामुदायिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना है। यह जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल का पुराना 19वीं शताब्दी का आदर्श है। भारत में यह आदर्श तब तक साक्षात्कृत नहीं किया जा सकता जब तक कि उत्पादन में, विशेषकर कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न की जाए। इसलिए सामुदायिक विकास परियोजना का उद्देश्य होगा कि वह उसके क्षेत्र में बसने वाले पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए जीवित रहने के अधिकार की स्थापना करने में मार्गदर्शक का कार्य करे। कार्यक्रम की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक बल आहार पर दिया जाएगा, जिसका इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों में प्रमुख स्थान है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्यकलाप हैं उनकी सूची बड़ी लंबी है। उनमें अनजुती तथा उजड़ भूमि को, जो जमीन अब तक जुती नहीं है उजाड़ पड़ी है, उसको कृषि योग्य बनाना एवं समुन्नत कृषि उपकरणों के विवरण से लेकर खेलकूद संबंधी कार्यों तथा मेलों का संगठन करना तक सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप निम्नलिखित हैं। अर्थात कार्यक्रम के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो उद्देश्य पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों, उनके लिए इस प्रकार से निर्धारित किए गए थे कि ये कार्यक्रम उनके जीवित रहने के अधिकार की स्थापना करें और उसमें मार्गदर्शक बन के कार्य करें। जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे वो निम्न प्रकार हैं। जैसे कृषि क्षेत्र संबंधी कार्य, इनका वर्ग बनाया है कृषि एवं समवर्गीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम बनाए गए थे वो निम्न है। उपलब्ध अनजुती तथा उजड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना। अर्थात कृषि क्षेत्र में जो कार्यक्रम है उनमें सबसे पहला तो था कि बिना जुती हुई और उजाड़ भूमि को, जहाँ कोई खेती नहीं होती है, उसको कृषि योग्य बनाना। कृषि के लिए सिंचाई नहरों, नलकूपों, सतही कूपों, तालाबों तथा नदियों, झीलों और कुंडों से उत्थापक यानी ऊपर उठाना, उत्थापक सिंचाई के द्वारा पाने की व्यवस्था करना। दूसरा, बेहतर बीज की व्यवस्था,
समुन्नत कृषि प्रक्रिया की व्यवस्था, पशु चिकित्सा संबंधी सहायता, उन्नत कृषि उपकरणों की व्यवस्था, बाजार तथा ऋण संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था, पालन के लिए प्रजनन केंद्रों की व्यवस्था, अंतर स्थलीय मत्स्य क्षेत्रों का विकास, आहार विद्या का पुनर्संगठन, फलों तथा तरकारियों के उत्पादन का विकास, मृतिका विषयक शोध तथा खादों की व्यवस्था, तरुपालन अर्थात वनोरोपण सहित की व्यवस्था, परिणामों के मूल्यांकन की व्यवस्था। कृषि क्षेत्र में जो सुधार किए जाने थे उनमें ये गतिविधियां शामिल थीं, जिनमें सिंचाई की व्यवस्था करना, बेहतर बीज की व्यवस्था करना, प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना। पशुपालन को कृषि से संबद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो उसमें पशु चिकित्सा संबंधी कार्य, प्रजनन केंद्रों की व्यवस्था, बागवानी के क्षेत्र में सुधार, ये सारे सुधार कृषि क्षेत्र के संबंधित कार्यक्रमों निर्धारित किए गए थे। अगला क्षेत्र था संचार साधन का क्षेत्र। इसमें सड़कों की व्यवस्था, यांत्रिक सड़क परिवहन सेवा को प्रोत्साहन देना, पशु परिवहन का विकास, ये संचार साधन क्षेत्र में जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। सड़कें बनाई जाएं, सड़कों पर यांत्रिक परिवहन यानी मशीनी परिवहन को, जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे देश में मोटर व्हीकल ज़्यादा नहीं थे, तो उस परिवहन सेवा को प्रोत्साहन देना और पशु परिवहन का विकास करना। जो हमारे भारवाहक पशु हैं, बैल है, ऊंट है, उनको लोडिंग एनिमल के रूप में काम में लेना। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित थे? प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, उच्च तथा माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था, सामाजिक तथा पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफाई तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था, बीमारों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, प्रसूति विद्या संबंधी सेवाओं की व्यवस्था, ये स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रम थे। प्रशिक्षण, विभिन्न कारीगरों के स्तर में सुधार लाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अर्थात रिफ्रेशर कोर्स, कृषकों का प्रशिक्षण, प्रसार सहायकों का प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, कारीगरों का प्रशिक्षण, प्रबंधकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण, परियोजनाओं के लिए कार्यकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण। अर्थात प्रशिक्षण में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जितने भी स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे उन सबको प्रशिक्षित करना, ये भी एक उद्देश्य था। रोजगार, कुटीर उद्योगों और दस्तकारियों को मुख्य अथवा गौड़ पेशों के रूप में प्रोत्साहन देना, मध्यम तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या परियोजना क्षेत्र के बाहर निर्यात के लिए लोगों को रोजगार दिया जा सके। नियोजित विपणन, व्यापार तथा कल्याणकारी सेवाओं के द्वारा रोजगार को प्रोत्साहन देना, ये रोजगार क्षेत्र के कार्यक्रम थे। आवास, ग्रामीण आवास के लिए उन्नत तकनीक तथा डिजाइनों की व्यवस्था, नगरीय क्षेत्रों में रिहायशी मकानों की व्यवस्था। और अगला कार्यक्रम था समाज कल्याण, स्थानीय प्रतिभा तथा संस्कृति पर आधारित सामुदायिक मनोरंजन की व्यवस्था, प्रशिक्षण तथा मनोरंजन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरणों की व्यवस्था, स्थानीय तथा अन्य प्रकार के खेलकूद संबंधी कार्यकलापों का संगठन, सरकारी सहायता आंदोलनों का संगठन, ये समाज कल्याण संबंधी गतिविधियां थीं। इस प्रकार कार्य सूची प्रसार और विशालता दोनों की दृष्टि से बहुत बड़ी। सामुदायिक परियोजना के साथ साथ उनके एक वर्ष उपरांत ग्रामीण पुनर्निर्माण का एक अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसे राष्ट्रीय प्रसार सेवा का नाम दिया गया। यद्यपि सामुदायिक कार्यक्रम की तुलना में यह कम लंबा चौड़ा था, किंतु दोनों के उद्देश्य एक ही थे। इन परियोजनाओं तथा विकास खंडों की स्थापना के बाद भी एक महत्वपूर्ण समस्या सुलझाने को रह गई थी। देश भर में ऐसे प्रसार संगठन का निर्माण करना था जो एक स्थायी विकास उपकरण का काम कर सकता। ऐसे संगठन की स्थापना पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया।
अधिक आहार उपजाऊ जांच समिति ने इस समस्या की जांच पड़ताल की थी। उसकी संस्तुति थी कि हर तालुका अथवा तहसील के पूरे क्षेत्र को लेकर एक विकास खंड कायम किया जाए और विद्यमान प्रशासनिक तंत्र को कल्याणकारी कार्यों के अवकरण का रूप दे दिया जाए। इस समस्या का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया गया कि संपूर्ण देश में एक स्थायी प्रसार सेवा की स्थापना की जाए। एक विकास खंड उस सेवा की निम्नतम प्रशासनिक एवं विकास इकाई हो और उसके लिए उपयुक्त क्रमिक कार्यक्रम हो। तदनुसार निश्चित हुआ प्रत्येक विकास खंड की पहली अवस्था राष्ट्रीय प्रसार सेवा होगी, जो 3 वर्ष तक चलेगी और उसके लिए 5.5 लाख रुपए का बजट होगा। उसके बाद घनीभूत विकास की अवस्था आएगी, जिसे सामुदायिक विकास अवस्था कहा जाएगा। उसकी अवधि भी 3 वर्ष होगी और 15 लाख रुपए का बजट होगा। कार्यक्रम में घनीभूत विकास के बाद की भी एक अवस्था की कल्पना की गई और उसके लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष का बजट निश्चित किया गया था। इन सभी अवस्थाओं में काम की प्रणाली एक सी थी, केवल प्रत्येक अवस्था के लिए उपलब्ध धनराशि में अंतर था। इरादा यह था कि द्वितीय योजना काल के अंत तक राष्ट्रीय विकास सेवा खंड पूरे राज्य में फैल जाए। यह सोचा गया था कि जब कोई खंड घनीभूत अवस्था के बाद की अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो राज्य के विभाग राष्ट्रीय प्रसार सेवा उपकरण को अपने सामान्य विकास कार्यों के हेतु प्रयुक्त करने लगेंगे। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में प्रारंभ की गई और 1 दशक में उसने संपूर्ण देश को आच्छादित कर लिया। प्रारंभ में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के क्षेत्र को चुनने के लिए 3 कसौटियां रखी गई थी, अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम के लिए जो 3 कसौटियां निर्धारित की गई थी वो निम्न प्रकार हैं। खंडों की स्थिति ऐसी हो कि उन्हें एक उपमंडल अधिकारी अथवा उप परगनाधीश के अधीन एक सुगठित प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया जा सके। खंड सामान्य प्रशासनिक सीमाओं का अत्यनुकरण न करें। खंडों को चुनते समय परगणित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। सामुदायिक विकास के प्रशासन का उत्तरदायित्व नियमित नौकरशाही को ही सौंपा गया था, किंतु विद्यमान संगठनात्मक ढांचे में हेरफेर कर दिया गया था। हेरफेर करने में ध्यान इस बात का रखा गया था कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के एकीकृत कार्यक्रम पर जो बल दिया गया था वह उसमें प्रतिबिंबित हो सके और कार्यनीति को समुचित महत्व दिया जा सके। किंतु खंड विकास अधिकारी और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता दोनों इस कार्यक्रम की नवीनता हैं। चूंकि ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, जो अब ग्राम सेवक कहलाता है, सामुदायिक विकास की प्रशासनिक श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, इसलिए उसे 5 से 10 गांवों की देखभाल करने वाले बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में परिकल्पित किया गया था। एक खंड के अंतर्गत लगभग 300 गांव आते थे। उसका प्रमुख एक खंड विकास अधिकारी होता था। वह एक सामान्य ढंग का प्रशासक था और उसका काम विभिन्न विकास विभागों के खंड में तैनात तकनीकी अधिकारियों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना था। जिले के स्तर पर तालमेल का काम जिलाधीश के सुपुर्द था। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोनों के कार्यान्वयन के लिए एक ही प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अधिकतर राज्यों में नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए एक विकास समिति थी, जिसमें मुख्यमंत्री तथा विकास विभागों की देखरेख करने वाले मंत्री सम्मिलित थे। राज्य स्तर पर विकास आयुक्त समिति का सचिव होता था। आधिकारिक स्तर पर वह उस मंडली का प्रमुख था जिसमें विकास विभागों के प्रमुख अथवा सचिव सम्मिलित थे। वह इन सब विभागों के बीच सामंजस्य अधिकारी का काम करता था और यह देखना उसका उत्तरदायित्व था कि विभिन्न विभागों में काम योजना के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं। यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, फिर भी उसका असली उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पर था, जो उसे निरंतर नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता देती रहती थी। केंद्रीय सरकार के स्तर पर एक केंद्रीय समिति का निर्माण किया गया था। उसमें आयोजना आयोग के सदस्य सम्मिलित थे और उसका काम सामान्य नीतियां निर्धारित करना और सामुदायिक परियोजनाओं के प्रशासकों के कामों का सामान्य परीक्षण करना था। परियोजना प्रशासक एक नया अधिकारी था। उसका काम संपूर्ण भारत में
सामुदायिक परियोजनाओं का आयोजन, निर्देशन और समन्वय करना था और वह केंद्रीय समिति के सामान्य परिवीक्षण के अंतर्गत काम करता था। उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी कर्मचारी वर्ग था जो उसे प्रशासन, वित्त, कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण, सामुदायिक आयोजन तथा अन्य मामलों में सलाह देता था। इसके अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, आवास तथा सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक कर्मी वर्ग भी उसके अधीन कार्य करते थे। नागरिकों की साझेदारी। सामुदायिक विकास निसंदेह जनता का कार्यक्रम है, इसलिए वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि नागरिक व्यापक रूप से उसकी सभी अवस्थाओं में साझेदार ना बने। इस प्रकार की साझेदारी को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न स्तरों पर सलाहकार समितियां स्थापित की गईं, जिनके सदस्य साधारण नागरिक हुआ करते थे। खंड स्तरीय सलाहकार समिति में ग्राम समितियों के सदस्य जहाँ कहीं भी विद्यमान थीं, राज्य के विधानांग और संसद के सदस्य, सहकारी समितियों, प्रगतिशील किसानों आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। जिला स्तर समिति में कुछ नागरिक तथा विभिन्न तकनीकी विभागों के प्रमुख सम्मिलित थे। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है, सामुदायिक विकास का प्रशासन लगभग पूर्णतः नौकरशाही के, विशेषकर राजस्व तथा प्रशासनिक सेवाओं में से चुने गए व्यक्तियों के हाथों में था। यह संभव था कि इन कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया गया था और जिस भावना से कार्यक्रम नियोजित किया गया था, उससे उनकी अभिवृत्ति में परिवर्तन हो जाता और फलस्वरूप सामुदायिक कार्यक्रम की वह गति ना होती जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद के वर्षों में अधिक आहार उपजाऊ आंदोलन की हुई थी। किंतु उन्होंने सामुदायिक विकास के मूल में निहित इस भावना को समझने का प्रयत्न नहीं किया कि इस प्रकार के कार्यक्रम में अविक्रम और वास्तविक कार्य दोनों ही बहुत कुछ जनता के हाथों में होने चाहिए। कार्य में सहायक होना, बलात् हस्तक्षेप किए बिना मार्गदर्शन करना, गतिशील होते हुए भी अपने महत्व को छिपाना और पीछे रहना आदि ऐसे गुण हैं जिन्हें नौकरशाही विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में सरलता से नहीं सीख पाती। सामुदायिक विकास के संगठन और प्रशासन ने नागरिकों का विश्वास नहीं किया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही प्रकार की स्थानीय शासन संस्थाओं को सामुदायिक विकास प्रशासन से पूर्णतः पृथक रखा गया। इससे सामुदायिक विकास तथा स्थानीय शासन दोनों की हानि हुई। वस्तुतः स्थानीय उपक्रम और सहयोग के संबंध में कोरा दिखावटी रवैया अपनाया गया और जिन सलाहकार समितियों की स्थापना की गई थी वे नितांत प्रभावहीन सिद्ध हुई। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अपने 1954 के प्रतिवेदन में कहा था, ये कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन था जो योजना आयोग के साथ उसमें निर्देशन में कार्य करता था। उसने कहा था, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब इन समितियों ने वैसे ही काम किए हों जैसे करने की उनसे आशा की गई थी। समितियों के सदस्य आशान्वित थे कि आयोजन से लेकर निष्पादन तक वे विकास कार्य की सभी अवस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आशा थी कि इन समितियों की, जिनमें जिलों के विभागाध्यक्ष, प्रमुख गैर सरकारी व्यक्ति, व्यवस्थापिकाओं के स्थानीय सदस्य तथा स्थानीय निकायों के सदस्य सम्मिलित थे, नियमित रूप से बैठकें होंगी और वे उसी सुगठित रूप से कार्य करेंगे जैसा कि सामुदायिक विकास निकायों से आशा की जाती है। किंतु दुर्भाग्य से ऐसी अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं जिन्होंने हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया। अनेक विभागीय अधिकारियों और गैर सरकारी सदस्यों ने उनसे बचना आरंभ कर दिया। गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ ने तो समितियों की बैठकों को अपने विशिष्ट दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त करना आरंभ कर दिया। अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं कि वर्ष में केवल पहली बैठक ही हुई। दूसरा प्रतिवेदन जो 1955 में प्रस्तुत किया गया था कम निराशाजनक नहीं था। अर्थात कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का जो दूसरा प्रतिवेदन 1955 में आया, पहला 1954 में आया। दूसरे प्रतिवेदन में क्या संस्तुति थी, पढ़ते हैं। सलाहकार समितियां प्रभावहीन बनी हुई हैं और अनेक परियोजनाओं में तो उनका अस्तित्व ही नहीं है। महीनों बीत जाते हैं किंतु समितियों की बैठक नहीं होती
और जब होती भी हैं तो उनका कार्य अधिकांशतः नियमी मामलों तक यानी नियामकीय मामलों तक सीमित रहता है। सदस्यों का सामान्य रवैया उदासीनता और अभिरुचि की कमी का रहा है। जहाँ अभिरुचि दिखाई भी गई वहाँ वह संकीर्ण, स्थानीय और वर्गत और यहाँ तक कि व्यक्तिगत किस्म की रही है और वह कार्यक्रम में सहायक होने के बजाय उसके मार्ग में बाधक सिद्ध हुई है। ये समितियां इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि विकास कार्य में एक ओर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की और दूसरी ओर जनता की साझेदारी उपलब्ध की जा सके, किंतु यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। 1957 में एक महत्वहीन सी समिति ने उपर्युक्त व्याधियों का निदान किया और सुधार के साहसपूर्ण बतलाए। इस विषय का विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे। इससे एक वर्ष पूर्व संसद की अनुमान समिति ने महत्वपूर्ण संस्तुति की थी। वर्तमान सलाहकार समितियां विकास खंडों में स्थानीय स्वशासन की इकाई स्थापित करने की दिशा में एक अधखचरा प्रयत्न है। इसलिए खंड स्तर पर एक उपयुक्त तथा संतोषजनक स्थानीय स्वशासन का निकाय स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इस समय एक ओर ग्राम पंचायतों और दूसरी ओर राज्य, इन दोनों के बीच इस ढंग की कोई चीज़ नहीं है। बलवंत राय गोपाल जी मेहता, जिनका नाम आज जनश्रुति बन गया है, उस समिति के सभापति थे। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।